Good morning, student. Today we start learning about solid state, the chapter 1. हमारे आसपास मैक्सिमम चीज़ें आपकी सॉलिड स्टेट में हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा यूज कर पाते हैं क्योंकि उनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, उन्हें आज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है कि फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, और उसका रीज़न है कि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो मैक्सिमम है, जो उसे रिजिड बनाता है। और वॉल्यूम की बात करें, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होंगे तो उनका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और नॉर्मल सा केस है। गैसेस स्टेट में हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया था कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस डिक्रीज करती है तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करता है। सॉलिड में सारे मॉलिक्यूल्स, सारे पार्टिकल्स, सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कंपोनेंट एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो जब उनके बीच में स्पेस की बात करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा, तो स्पेस ऑलरेडी कम ही हो जाता है। वो नॉर्मली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो जब स्पेस है नहीं तो आप उसे एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेस नहीं कर सकते हो। हाई डेंसिटी, अब जब पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास होंगे तो उसकी डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज करती जाती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑस्किलेट ओनली अराउंड देयर सेंट्रल पॉइंट्स। अब स्पेसिफिक पोजीशन पर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब भी हम उन्हें वाइब्रेट करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ उनमें ऑस्किलेशन होता है, वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए सॉलिड का सॉलिड के साथ कोई भी डिफ्यूज़न आपको केस नहीं मिलता है। जैसे साल्ट हमने ले लिया, शुगर ले लिया, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि साल्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाएं। तो ये है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ ऑस्किलेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन पर। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, और ये सब चीज़ें हैं वो ऑलरेडी बताई गई हैं, तो इसमें ये है। नेक्स्ट जानते हैं कि कुछ उनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉलिड के लिए। तो आपके सॉलिड कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट है एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब जिसका कोई फॉर्म ही नहीं हो। सेकंड है आपका क्रिस्टलाइन। अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है शेप। अब अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो वो फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स में होते हैं। क्यूब्स के फॉर्म में आपको मिलेगा, ग्लूकोज के क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे, या सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो वो सब स्पेसिफिक शेप वाले होते हैं। लास्ट ईयर आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का प्रैक्टिकल किया था, तो उसमें वो क्यूबिक फॉर्म में ब्लू कलर का वो बन गया था। नॉर्मली जितने भी साल्ट्स होते हैं वो स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स को शो करते हैं, लेकिन वही बात एमॉर्फस भी करें तो आपके पास रबर है, प्लास्टिक है, और सॉइल है, ब्रिक्स हैं। अगर इन सब में देखेंगे तो उनका इरेगुलर पैटर्न है, हर बार वो चेंज होते रहते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एक तो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर और एक है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब इनकी मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब जो स्पेसिफिक डिस्टेंस होनी चाहिए उस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो वैरी नहीं करती हो, तो वो कहलाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब मॉलिक्यूल्स अपनी स्पेसिफिक पोजीशंस पर ही होते हैं, और ऐसा तो क्रिस्टलाइन के ही फॉर्म में पॉसिबल है। जब हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर की बात करते हैं वो अपने आप को ओबे नहीं कर पाते हैं वो उस रूल्स को या उस अरेंजमेंट को, तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में है। प्लास्टिक, रबर, ये सब हैं आपके जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में आते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो मेल्ट कर जाते हैं। उसका रीज़न है कि उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है सारे के सारे एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो फिक्स होता है। एक क्लियर कट अमाउंट जो है टेम्परेचर आपका हीट का प्रोवाइड करने के बाद वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि अदर साइड में आए तो ग्लासेस ले लें, प्लास्टिक ले लें, तो वहाँ पर वो मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए वो 200 डिग्री सेल्सियस उसका नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो 199 से ही मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, 202 तक जा कर के वो कंप्लीट मेल्ट करता है। तो यहाँ पर एक ब्लर आपको मिलेगा, या जो शेप है वो फिक्स शेप नहीं मिलती है मेल्टिंग पॉइंट पर। तो ये है। नेक्स्ट है क्लीवेज प्रॉपर्टी। जब हम किसी शार्प नाइफ से किसी एमार्फस सॉलिड को कट करते हैं तो एमार्फस जो सॉलिड है उसका रफ सरफेस आपको मिलेगा,
लेकिन वहीं अगर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लिया तो स्मूथ एंड प्लेन सरफेस आपको मिलेगा। रीज़न ये है कि उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फिक्स पोजीशन पर हैं, जैसे ही आप उससे शार्प नाइफ से कट करते हो तो वो प्लेन सरफेस में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके मॉलिक्यूल्स में इरेगुलरिटी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। वो अमाउंट ऑफ हीट है जिसके बेस पर वो फ्यूज़ कर जाते हैं। और जब हम एमार्फस की बात करें तो वहाँ पर कोई भी डेफिनिट अमाउंट नहीं होता है कि कितने अमाउंट में वो एग्जैक्टली मेल्ट कर जाएगा या वो फ्यूज़ कर जाएगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन क्रिस्टलाइन के फॉर्म में अगर देखें तो वहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट में जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की है वो उसी टेम्परेचर पर जा कर के मेल्ट कर रहा था। सेम ऐसा ही है, उसका जो हीट ऑफ फ्यूज़न है वो भी फिक्स होगा। जैसे नॉर्मली हम लोग लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए NaCl का या बाकी वाटर का ही ले लें, आइस क्यूब्स जो बन रहे होते हैं वो कब फ्यूज़ करेगा, एग्जैक्ट अमाउंट में हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो फ्यूज़ कर जाएगा। लेकिन आप क्लियर नहीं कर सकते हो कि रबर कितने पर होगा। मान लीजिए वो 400 किलो जूल पर मोल वाली कंडीशन में है तो हो सकता है वो 398 पर हो जाए, या हो सकता है कि वो 402 जो आपने किलो कैलोरी में एनर्जी प्रोवाइड की है तब जा कर के वो फ्यूज़ करेगा। नेक्स्ट है नेचर। नेचर में देखें तो एक होता है कि ट्रू सॉलिड्स, जैसा हमें दिख रहा है वो सॉलिड वैसा ही हो। और नेक्स्ट है आपका स्यूडो सॉलिड्स या फाल सॉलिड, या आप कह सकते हो सुपर कूल्ड सॉलिड। अब इसका एग्जांपल जब कभी लेना होता है तो ग्लासेस के लिए आता है। जैसे ग्लास है तो बहुत पुराने जो ग्लासेस कहीं पर लगे होंगे, ग्लास पैन्स जिन्हें कहा जाता है, जो खिड़कियों में लगाए जाते हैं, या बस की ही खिड़कियों में आप देख लो, पुरानी कोई बस में अगर आप बैठेंगे तो ऊपर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है और जबकि नीचे की साइड में वो जाम हो जाता है। अब वो फिक्स हो जाता है। रीज़न क्या है कि वो सुपर कूल की तरह बिहेव करता है। थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करता है तो ऊपर से मॉलिक्यूल्स ग्रेविटी के थ्रू कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूव करते हैं। जब वो नीचे की तरफ आ जाते हैं तो जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब जब वो थोड़ा सा हैवी हो गया तो वो ब्लॉक कर जाता है उस रबर के साथ में। तो ये उसका रीज़न है, इसीलिए उसे स्यूडो सॉलिड कहा जाता है, या सुपर कूल्ड लिक्विड की तरफ वो बिहेव करता है, क्योंकि वो बहुत ही स्लोली कंटिन्यूसली मूव करता है नीचे की तरफ। ये इसका रीज़न है। तो ये नेचर के लिए था। नेक्स्ट देखते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर। अब एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक में पहले तो इतना जान लीजिए कि अगर आइसो मीन्स सेम होता है। अब जब एनाइसो की बात करते हैं मतलब सिमिलर नहीं होगा। अगर हमने एंगल चेंज कर दिया उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को मेज़र करने का, तो वो वैल्यू भी कम्प्लीटली डिफ़र कर जाती है। ग्लास सबने देखा होगा, जब आप सामने की तरफ से देखते हो तो ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरी तरफ आप इजीली देख सकते हो, लेकिन कट करने के बाद आप उसका बॉर्डर कभी चेक करते हो तो वो स्मूथ सरफेस तो होता नहीं, साथ ही साथ आप उसमें से कोई भी चीज़ अपोजिट साइड की नहीं देख सकते हो। तो ये उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है कि सामने से वो कुछ दूसरा होगा और बगल से कुछ दूसरा होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए है ये। नॉर्मली NaCl में भी यही होता है, एंगल चेंज होने के बाद वो शिफ्ट कर जाता है। उसका रीज़न क्या रहेगा वो नीचे देखें तो रेगुलर होगा एक साइड में अगर हमने देखा, और एक में होगा अल्टरनेट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से अगर आप रखते हो और लाइट मान लीजिए लेफ्ट टू राइट मूव करानी हो तो वो अल्टरनेट फॉर्म में है, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जब जैसे हमने एंगल चेंज कर दिया उसका, तो आप देखेंगे वहाँ पर एक साइड में सारे के सारे पॉजिटिव और एक साइड में सारे के सारे नेगेटिव्स आ गए हैं। अब जब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफर हो गया तो उनकी प्रॉपर्टी भी वैरी करने लगती है। लेकिन जैसे ही हमने देखा प्लास्टिक्स के लिए, रबर के लिए, ग्लासेस के लिए, सिंपल ग्लासेस के लिए, तो वहाँ पर आप किसी भी डायरेक्शन में करो वो उनमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आते हैं। ना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंस होगा, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होगा, ना इन अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो वैरी करते होंगे उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर। नेक्स्ट देखें, अब ये इंडेक्स में क्वेश्चंस आपके हैं, वाई सॉलिड्स आर रिजिड। अब रिजिड जैसे किसी ने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर होगा कभी भी, तो अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगे तो सीधी सी बात है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं तो वो रिजिड हो जाएंगे। वाई डू सॉलिड्स हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम।
अब यहाँ भी सेम होगा कि जो उनके मालिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स है। अब अगर फिक्स हैं तो वो चेंजेस नहीं कर रहे हैं अपनी पोजीशंस में। अब अगर चेंज ही नहीं हुआ तो उसके वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अट्रैक्शन फोर्स भी यहाँ पर वैल्यू रखती है। अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है तो भी मालिक्यूल्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अमार्फस आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो ये चेक कर लीजिए कि क्या वो सॉलिड के फॉर्म में है, मेटल के फॉर्म में है, मालिक्यूलर के फॉर्म में है, या वो बल्की मालिक्यूल्स में है। अगर वो बल्की मालिक्यूल्स की कंडीशन में है या जाइंट मालिक्यूल्स की कंडीशन में है तो नॉर्मल केसेस में अगर वो मालिक्यूलर फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो नॉर्मली क्या होंगे, एमार्फस के फॉर्म में होंगे। और क्रिस्टलाइन में होगा नॉर्मली जितने भी आपके मेटालिक हैं वो सब है। जैसे पॉलीयूरेथेन नाम तो फर्स्ट टाइम आपने सुना हो, लेकिन ये थर्माकोल के लिए कहा है। अब पॉलीयूरेथेन है तो वो एमार्फस। नैफ्थलीन, जैसे हम बात करें नैफ्थलीन्स की तो बेंजीन के बाद एक और छोटा सा आप लोगों को बनाया गया था बेंजीन, नैफ्थलीन। तो वो जो नेक्स्ट नैफ्थलीन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मालिकुलर सॉलिड। अब अगर मालिकुलर है तो उसमें भी फिक्स अरेंजमेंट होगी, और फिक्स अरेंजमेंट है तो वो क्रिस्टलाइन है। बेंजोइक एसिड, अब बेंजोइक फिर एसिड सॉलिड के फॉर्म में है, एसिड है यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर अपोजिट में हैं तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, और जैसे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हुआ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म में। टेफ्लॉन ये भी प्लास्टिक ही है तो ऑब्वियसली एमार्फस। पोटेशियम नाइट्रेट 100% क्रिस्टलाइन है। सेलोफैन ये भी आपका एमार्फस फॉर्म में है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड पाइप है तो ये भी आपका है एमार्फस के फॉर्म में। फाइबर ग्लास ये भी आपका वही है। और कॉपर की बात करें, जैसे ही मेटल आया, कोई भी मेटल आया तो वो हमेशा क्रिस्टलाइन के ही फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज ग्लास कंसिडर्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड। बिल थोड़ी देर पहले ये क्लियर किया गया था कि जो ग्लासेस हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और स्लाइटली या वेरी स्लोली वो मूव करते हैं अप टू डाउन। अब अगर ऐसा कुछ होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। मतलब बहुत ही स्लो मोशन में उनमें मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स में, टॉप टू बॉटम या किसी भी डायरेक्शन में। तो ये आपके हो जाते हैं ग्लासेस सुपर कूल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू along all directions. Comment on the nature of this solid. Would it show cleavage property? अब जैसे उन्होंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू हो गया मतलब किसी भी डायरेक्शन से आप उसे चेक करना चाहते हो तो उन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। अगर ऐसा कुछ हो तो ये क्लियर है कि ये क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। अब वुड शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी है मतलब प्लेन सरफेस आपको मिलना चाहिए, स्मूथ सरफेस मिलना चाहिए। जैसे वो एमॉर्फस में हो गया तो वो हमेशा ही क्या बनाएगा, रफ सरफेस। तो इस तरह से वो कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब किन के बेस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अट्रैक्शन फोर्स, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। फर्स्ट देखते हैं आपका है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में है ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस। अब अट्रैक्शन फोर्सेस के थ्रू वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हैं। तो अब इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। नॉर्मली इन्हें वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब ये चेंज होता रहता है कि वो लंडन फोर्स है, डिस्पर्शन फोर्स है, और इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सब आपके रहेंगे थोड़ा सा बाद में। फिजिकल नेचर की बात करें तो फिजिकल नेचर में अगर हम देखें तो ये सब सॉफ्ट ही रहेंगे, नॉर्मली सॉफ्ट के फॉर्म में है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब मॉलिक्यूल्स हैं प्योर फॉर्म में होंगे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड से बने। अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के कोई चांसेस नहीं है, दैट मीन नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट। अब अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है, लंडन फोर्स, which are weak force of attraction. When weak force of attraction, then melting point slightly low, low, very low भी कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 पार्ट में। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर।
अब नॉन पोलर्स में है, मतलब H2, N2, O2, I2, Br2, ये आपके नॉन पोलर सॉलिड्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पर मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स होगा इनके बीच में, कंडक्टिविटी न के बराबर होगी, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा। फिजिकल अगर देखें तो आप ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये है, नेक्स्ट है पोलर्स। अब पोलर्स में है HCl, HBr, हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब हैं क्या, सारे के सारे हैं आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ही हैं। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर किसी ने कहा हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो माइंड में पहले तो नकल ऑफ कर लीजिए। व्हाट इज नकल ऑफ? नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन डायरेक्टली बॉन्डेड हो अगर हाइड्रोजन से, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है अदर हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो होगा क्या, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। स्लाइटली हायर उनका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। अब उसका रीज़न क्या है, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है कुछ इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो ये है स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, जैसे H2O, HF, इसमें है बेंजोइक एसिड भी है, ऑक्सैलिक एसिड भी आ जाता है इसी में, अमोनिया भी है। तो ये सब आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड को भी शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज आयनिक आर इलेक्ट्रोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आयंस यानी फर्स्ट तो कंपोनेंट मिल गया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं? आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब ये क्या, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो कंप्लीटली कवर होगा नेगेटिव चार्जेस से, और अगर नेगेटिव है तो कंप्लीटली कवर्ड होगा पॉजिटिव चार्जेस थे। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कूलाम्बिक फोर्स। अब कूलाम्बिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट अट्रैक्शन फोर्स या स्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स आप कर सकते हो। ये है। फिजिकल नेचर की बात करें तो ये ब्रिटल होंगे, हार्ड होंगे, ये सॉलिड के फॉर्म में तो ऑलरेडी हैं ही। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मॉल्टेन स्टेट में होंगे तो आयंस होंगे फ्री। आयंस फ्री हुए तो अपोजिट चार्जेस की तरफ वो मूव करते हैं। अगर ऐसा मूव करेंगे तो उनमें कंडक्टिविटी होगी, लेकिन सॉलिड के फॉर्म में है तो ये कभी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, क्योंकि इनके पास कोई फ्री आयंस नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि आपको अट्रैक्शन फोर्स जो है उसे ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाती है। एग्जांपल्स की बात करें, आपको जितने साल्ट माइंड में सेट हो रहे हैं NaCl के साथ साथ कॉपर सल्फेट, आयरन क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, बैरियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, एनी अदर, all of these are examples of ionic crystalline solid. Next one is network or covalent solid. कभी कभी इसे एटॉमिक सॉलिड भी कहा जाता है, और कुछ में जाइंट्स मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। अब जाइंट मॉलिक्यूल्स क्या है? मतलब वन एटम अनदर एटम से कॉन्टिन्यूसली अटैक होता है। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो बिजनेस टर्म्स हैं उसमें देखेंगे, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, ऐसा कुछ करते हैं, तो वहाँ पर चेक करेंगे तो वहाँ भी सेम ऐसी कंडीशंस आती हैं। मतलब एक के साथ 1 to 4, 4, 16, 16, 64, 64 मल्टीप्लाइड बाई 4 एनी अदर। तो इस तरह से वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है, और ग्रो करते करते वो जाइंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। जब जाइंट मॉलिक्यूल्स में होगा तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि वो एटम्स ही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स में देखेंगे तो ये कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड है? कोवैलेंट बॉन्ड, कोई अदर बॉन्ड इसमें नहीं। कार्बोरेंडम है, एक्चुअल में कार्बन एंड सिलिकॉन जैसे हैं, जो सेम डायमंड की पोजीशन में है। फर्स्ट टाइम कार्बन, सेकेंड टाइम सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन कार्बन। Bn बोरान नाइट्राइड है, या नॉर्बिया जिसे कहेंगे। तो ये सब बहुत ही सॉलिड सब्सटेंस है, ये आपके आते हैं नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड के फॉर्म में। नेक्स्ट है फिजिकल नेचर, ब्रिटल है, बहुत ही हार्ड है, वेरी हार्ड। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कि कोवैलेंट बॉन्ड है, परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्डेज होते हैं, और जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं वो अनदर कार्बन एटम को वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते जाता है, और इस तरह से पाई बॉन्ड के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, तो वो एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। एग्जांपल आपका है कि 4100 केल्विन टेम्परेचर है ग्रेफाइट को मेल्ट करने के लिए। ऐसे ही डायमंड के लिए भी है 3700 केल्विन। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स हैं। उसका रीज़न है कि सारे के सारे आपको कोवैलेंट बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने पड़ते हैं। इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करना पड़ेगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मेल्ट करने के बाद भी वो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर ही होते हैं, क्योंकि तब भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने वाले हैं। लास्ट वन इज़ मेटालिक सॉलिड्स। अब इसमें जानते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं। पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स नॉर्मली कहा जाता है इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कर्नल्स आर एम्बेडेड इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके हो गए पॉजिटिव चार्जेस आर न्यूक्लियस ऑफ एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सराउंडेड। अट्रैक्शन फोर्स है मेटालिक बॉन्ड्स, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड है, ये मेटालिक बॉन्ड है। और नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। तो नॉर्मली सबके सब सॉलिड ही होते हैं, बहुत ही हार्ड सॉलिड होते हैं। अब हार्ड में है कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आपका सोडियम है, आप नाइफ से कट कर सकते हो, पोटेशियम हो जाए, गैलियम हो जाए, इन सबको ईजिली कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर डाउन करने पर ये भी हार्ड की तरह बिहेव करते हैं। अब उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो अट्रैक्शन फोर्स भी पहले के कंपेयर में बहुत कम होता है आयरन के कंपेयर में या टंगस्टन के कंपेयर में, तो उन्हें ईजिली कट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये मॉल्टन स्टेट में हो या आपके सॉलिड स्टेट में हो, इन दोनों ही स्टेट्स में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन हाँ, एक टर्म है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे, इनके बीच में जो कोलिजन्स हैं वो इंक्रीज़ करती है, तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिक्रीज़ कर जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर इनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट्स। तो नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हैं। सोडियम के केस में अगर हम देखें तो जस्ट 99 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। -38 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है मरकरी के लिए, या 31 डिग्री सेल्सियस है आपका सीजियम के लिए, 29.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, बाकी सबके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत बहुत हाई होते हैं। तो अगर इन्हें आपके बुक के बेस पर देखना हो तो ये रहे कुछ उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म्स हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो सब दिया गया है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसका रीज़न भी दिया है, तो इसे सिर्फ ऐसे देखने के लिए है। लास्ट जो बताया गया है उससे आप इसे वैरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडेक्स क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑपरेटिंग इन देम। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो माइंड को एक जगह पर रखिए, और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को पढ़िए, फिर उसके बाद माइंड को वापस ले आते हैं, उसके बाद इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पोटेशियम सल्फेट, तुरंत माइंड में गया कि वो आयंस है, आयंस है तो आयनिक सॉलिड्स है। टिन मेटल है, मतलब मेटालिक सॉलिड्स में कन्वर्ट हो गया। बेंजीन, अब बेंजीन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर हो गया। यूरिया मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर। अमोनिया मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर। और साथ ही साथ अमोनिया जैसे ही आया या वाटर, आप आगे देख लीजिए, इन दोनों में एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड भी आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड आयंस आ गए तो आयनिक हो गए। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में अभी हमने कहा कि वो हेक्सागोनल का फॉर्म क्रिएट करता है, जैसे उसने हेक्सागोन का फॉर्म क्रिएट किया तो वो हो गया आपका एक लार्ज या जाइंट मॉलिक्यूल्स में, तो कोवैलेंट हो गया। रुबीडियम एक मेटल है, कौन सा था, लीना के रब ये रुबीडियम वाले हैं। आर्गन मॉलिक्यूल है और वो भी नॉन पोलर वाली कंडीशन में। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन कॉन्टिन्यूसली इस तरह से हैं, तो ये भी हो गया आपका किसमें, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड। अब जैसे उन्होंने कहा वेरी हार्ड, तो ये हो सकता है आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, अब ये मेटालिक इसमें से रिप्लेस आपने कर दिया, कोवेलेंट हो गया और आयनिक। एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। अब इंसुलेटर हो गया और मॉल्टन स्टेट में भी इंसुलेटर ही है, मतलब ये कोवेलेंट है। क्लियर? आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। अब इसका रीज़न क्या देंगे? एक सिंपल सा फैक्ट है, लास्ट ईयर भी था, कोवेलेंट केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि अगर आयंस जब तक फ्री फॉर्म में नहीं होंगे वो कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकते हैं। रीज़न जब तक फ्री आयंस नहीं होंगे तब तक उनमें मूवमेंट नहीं होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के टुवर्ड्स। अगर वो वहाँ पर मूव नहीं करके जा सकते तो कंडक्टिविटी भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? What type of solids are electrical conductors, malleable and ductile? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो तो अब तो एक ही मिला ही आपका मेटालिक वाले में, जो सॉलिड के फॉर्म में है। मैलिएबल है, जिसे हीट करने पर वो सीड्स में कन्वर्ट होता जाए। अब नेटवर्क सॉलिड तो ब्रिटल होते हैं, साथ ही साथ आपका जो आयनिक है वो भी ब्रिटल है, मतलब आप इसे बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो वो ब्रेक कर जाता है पीसेस में। डक्टाइल एंड मैलिएबल, ये बहुत समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वो क्या होगा, वो मेटालिक का प्रॉपर्टीज़ होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो वो मेटालिक का प्रॉपर्टीज़ को ही शो करता है। और अगर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हों जो क्लियर करने हों तो पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।